ऐसा रहा था क्या, या पहले ऐसा बताया? मतलब एक्चुअल में क्या है कि आज आपकी सब्जेक्ट की क्लास नहीं है ना। हाँ, इसी वजह से वो 2:30 वाला 2 वाला कुछ ऐसा था कि, बट चलो जितने भी है अपन पढ़ेंगे, अपना जो समय है उसका तो अपन थोड़ा सा फायदा उठा लेते, पढ़ेंगे। आवाज ठीक से आ रही है क्या? स्पष्ट नहीं आ रही है ना? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दूर, अभी ठीक है? चलो, अब देखो, आज जिस टॉपिक पर अपन बात कर रहे थे उस टॉपिक को अपन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उस पर अपन बात करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे को ये बता दो कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, वो देकर फिर अपन आगे चलेंगे। तो आप मुझे बताइएंगे कि जब नाउन के अंदर एस ई एस जुड़ता तो नाउन क्या बनता है? प्लूरल बनता है। यस। और नाउन अपनी मूल अवस्था में क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। ये बात हमने पढ़ी थी पहले से। और दूसरी महत्वपूर्ण जो हमने, ओके, अभी ठीक है? आ रही है कि अभी पीछे तक बता देना एक बार। अभी आ रही है? अब आ रही है, लेकिन थोड़ा सा शायद गूंज रही है ना आवाज। अच्छा, ऐसा मेरे साथ होता है या सभी के साथ ऐसा ही होता है? अच्छा, मेरे साथ ही होता है। ओके, तो मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं जितना आपने पढ़ा, और उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे इस वजह से चले गए कि उनको लगा कि शायद क्लास नहीं होगी, तो ज़्यादा उनका नुकसान ना हो और आप लोगों को भी ठीक ठाक फायदा मिल जाए आपकी रुकने का, तो सही। तो पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी दो सब्जेक्ट्स कुछ वर्ड्स के माध्यम से जुड़ जाए, जिनमें से मैंने बताया एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, गाइडेड बाई, हेडेड बाई, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। ये पहला नियम पढ़ा था हमने, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। सेकंड जो नियम पढ़ा था वो हमारा कौन सा था? ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखो दोनों स्थितियों में, यस है, तो तो जो अपना नियम था वो नियम क्या था? सेकंड वाला रूल। सेकंड वाला ये रूल था कि यदि आपके पास में ए नंबर ऑफ आ जाए और या फिर द नंबर ऑफ आ जाए, तो जब अगर आपके पास में ए नंबर ऑफ आए तो आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक शामिल किए गए हैं वो लगभग वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में, अगर आप सीईटी का दोगे तो भी यही सिलेबस है, अगर आप पटवार का दोगे तो भी यही सिलेबस है, अगर आप ये जो एलडीसी का दोगे तो भी यही सिलेबस है। इसका मतलब है अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया ना, तो चाहे कोई भी एग्जाम दो आपको उसके अंदर क्या मिल जाएगा? फायदा मिल जाएगा। तो जहां पे ए नंबर ऑफ है वहां पे नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगी, जबकि जहां पे द नंबर ऑफ है वहां पे नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवा दिए, एग्जाम्पल में नहीं बोलने वाला हूं, भूल है। तीसरा नियम कौन सा था? और शायद यही मेरे हिसाब से मतलब एक अंतिम नियम था जिस पे अपन बात कर रहे थे।
इस रूल से रिलेटेड पिछली बार 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ वहां से सवाल पूछा गया, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो कल मैंने आपसे ये यहां से शुरुआत करी थी और अब यहां से अपन आगे पढ़ेंगे। तो एक शब्द आपके पास में देखो कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना आराम से। हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। एक आपके पास में कौन सा है, ईच। एक आपके पास में कौन सा है बताओ, एवरी है। एक कौन सा बताओ, आइदर। मार्कर तो अच्छा ओके ओके ओके, है अपने पास दूसरा है आइदर। और एक आपके पास में कौन सा बताओ, नाइदर। और एक शब्द आपके पास में कौन सा है, मैंने। अब है ना बहुत ध्यान से समझना आप इन चीजों को। देखो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, और मेनी ए का मतलब क्या होता है, बहुत। तो पिछली बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया, ग्रेड सेकंड में पूछा गया, और जो अभी ये हाईकोर्ट वाला एलडीसी एग्जाम हुआ था इस मेंस के अंदर पूछा गया सवाल, इसी एक नियम में से लगातार। और एक सवाल का मतलब है 2 नंबर, और 2 नंबर का मतलब है, आप समझ सकते हो कि आपके 75 जो क्वेश्चंस है उनमें से हर एक सवाल की वैल्यू इक्वल है। और एक छोटी सी लाइन आएगी, अगर आपने बेसिक्स लगा के वो सही आंसर कर दिया ना तो 2 नंबर आगे निकल जाओगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं चाह रहा कि आप इन चीजों को रटो, बल्कि इन चीजों को समझो। और मैं दूसरी बात ये भी बता दूं, जनरल जो पेपर हो आपका, जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, इसके अंदर अंग्रेजी का जो हिस्सा होता है, इसके अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपकी आधारभूत नॉलेज अगर आपको है तो आप उसको आराम से कर दोगे। सवालों के ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि मैं पिछली बार पिछले जितने भी ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आई मैं आपको करवाऊंगा। और चलो उसको छोड़ो, आप आरएएस के अंदर मेंस के अंदर 80 नंबर का एग्जाम होता है, रिटर्न होता है, उसमें आए हुए सवाल मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल के दौरान। और आपको ये पता चलेगा, आप ये कहोगे कि अच्छा आरएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको यकीन नहीं तो आप जाके इंटरनेट पे सर्च करना। पिछले वाली जो वैकेंसी हुई है उसके अंदर मेंस में जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो ग्रामर के आते हैं शुरू में, आप उठा के देखना। अगर किसी ने ढंग से अंग्रेजी पढ़ी है ना तो आराम से उन 10 क्वेश्चन का आंसर दे देगा। इसलिए मेरा मेन फोकस ये रहता है कि आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। अब सुनना, देखो एग्जाम्पल कैसा आया और दूसरी बात हम उसको कैसे समझना है। तो एसएससी में यहां से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइदर ऑफ द 5 पर्सन्स, जो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आइदर का प्रयोग केवल 2 में से कोई एक के लिए आता, 5 में से कोई एक उसके लिए आइदर का प्रयोग कभी नहीं आ सकता। और दूसरी बार एसएससी में पूछा गया, नाइदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वॉज फाउंड गिल्टी, और इसमें पूछा गया एरर क्या है। तो 5 में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दोषी पाया गया। इसके अंदर नाइदर का प्रयोग होगा क्या, होगा क्या बताओ? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 में से कोई नहीं है, इसको बताने के लिए कभी नाइदर का प्रयोग हो ही नहीं सकता। 2 में से कोई नहीं है, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइदर का। और 2 में से कोई एक है, ये बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आइदर का। जैसे ये 2 स्टूडेंट है और मैं कहूं कि इनमें से कोई एक इंटेलिजेंट है, तो मैं कहूंगा आइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, क्योंकि 2 है और दोनों में से कोई एक है। और मैं अगर कहूं कि दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैं कहूंगा नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। तो स्ट्रिक्टली याद रखना कि आइदर और नाइदर दोनों का प्रयोग तब किया जाता है जब या तो 2 में से कोई एक हो या फिर दोनों में से कोई भी नहीं हो। इज दैट राइट ना? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। जैसे इसका मतलब तो आपके पास में क्या होगा बताओ? प्रत्येक। इसका मतलब भी यही होता है, लेकिन फर्क होता है वो अपन बाद में देखेंगे। प्रत्येक इसका मतलब क्या है? 2 में से कोई एक।
अच्छा साइड चेंज करो, ये समझ में आ रहा है? ओके ओके। और नाइदर का मतलब क्या होगा बताओ? दो में से कोई नहीं। और मेनी ए का मतलब क्या होगा? मेनी ए का मतलब क्या होगा? बहुत। अगर इसका मतलब बहुत है तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अनेक। तो अगर इसका मतलब अनेक है तो इसका मतलब भी अनेक ही है। फिर भाई अनेक और बहुत एक ही तो है, समानार्थी शब्द है या नहीं है? जैसे मैं अनेक लोगों से मिला और मैं बहुत लोगों से मिला, बात तो एक ही है। अब सुनना, देखो ध्यान से याद रखना एक चीज जो मैं भी बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है और बन भी गया पहले आरपीएससी में। देखो अगर मैं कहूं कि मैनी और बराबर में मैंने लिख दिया मैनी ए, इन दोनों का अर्थ के संदर्भ में कोई भी अंतर नहीं है, याद रखना। जो मैनी का मतलब है वही मैनी ए का मतलब है। अगर ऐसा है तो फिर आर्टिकल ए क्यों नहीं, ए क्यों लगा? और अगर दोनों ही समान मतलब देते हैं तो फिर इस शब्द की उत्पत्ति क्यों की गई? तो मैं आपको बता दूं कि पहले जब ग्रामर की बात करते तो पहले ऐसा शब्द नहीं था, पहले मैनी था। पहले क्या शब्द था? मैनी था। लेकिन 1749 एक पोइट है जिनका नाम है जॉन ग्रे, उन्होंने एक पोइम लिखी थी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपने शायद नहीं पढ़ी होगी क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के नहीं रहे हो। उन्होंने उस पोइम में एक लाइन लिखी थी और एग्जामिनर बार बार ढूंढ के वही लाइन देता है एग्जाम में। इस बार ग्रेड सेकंड में सेम लाइन दी गई थी वो, मेनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन। और उसके बाद में इस चीज को ग्रामर में शामिल कर लिया गया, तब वहां से इस शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो चाहे आप मैनी कहो चाहे मैनी ए कहो, दोनों का मतलब तो बहुत ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये समझो। दोनों में अंतर ये है, अगर आप स्ट्रक्चर या संरचना की बात करो तो दोनों में अंतर क्या है कि इन सब के बाद में जो भी नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा? आप मुझे बताओ, नाउन कैसा होगा? कल मैंने बताया था ना, नाउन आपके पास में कैसा होगा? सिंगुलर। तो जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी होगी बताओ? सिंगुलर। इसका मतलब है मैनी ए के बाद में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर आपके पास में मैनी आ जाए ना अकेला, तो इसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल होगा, और जो वर्ब है ना वर्ब, वो भी कैसी होगी बताओ? प्लूरल होगी। ये याद रखना। अर्थ दोनों का समान है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों में रात दिन का अंतर है। कैसे? मैनी ए के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन अगर आर्टिकल ए हट गया और ये मैनी अगर बन गया तो इसके बाद में आने वाला नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी कैसी होगी बताओ? प्लूरल होगी। ये अंतर आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो कल मैंने शायद ये स्ट्रक्चर तो आपको लिखवा दिया था ऐसा ऐसा करके, लेकिन आप आज एक ये लाइन भी लिखे, और मैं कुछ एग्जाम्पल अभी डालने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। एक बार ये लिखिए, अब फिर उसमें एग्जाम्पल, आप आंसर बताना कि आंसर क्या है। आपका ध्यान केवल इतना होना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सेंटेंस का हिंदी अनुवाद नहीं कर पा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी सेंटेंस को जब भी आप सोल्व करो तो आपका मुख्य ध्यान होना चाहिए पहले और दूसरे शब्द पे, सब्जेक्ट कैसा है और वर्ब कैसी। क्योंकि मुझे पता है कि 10वीं या 12वीं के बाद में, अंग्रेजी छोड़ने के बाद में आपने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी होगी, तो हो सकता है कि शायद समस्या आए, लेकिन हम उस हिसाब से पढ़ेंगे ही नहीं कि पूरा सेंटेंस लिखवा दो, पूरा पढ़ो। आप पूरा मत पढ़ना कभी भी, आप शुरुआती शब्दों पे ध्यान देना कि सब्जेक्ट कैसा वर्ब कैसी है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में केवल ही 2 ही शब्द है, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब, और यहीं से आपका सेंटेंस सही या गलत हो जाएगा।
तो अब मैं इसको मिटा दूं, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो कल ही लिख लिया था। मैं कुछ एग्जाम्पल डाल रहा हूं, आप मुझे आराम से एग्जाम्पल बताइए। और इसके बाद में देखो, अच्छा सुनो, एक बार यहां तक आपने नोट कर लिया ना? अब सुनो, ये रूल है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा और रूल है, लेकिन अपन वो बाद में कर लेंगे, पहले आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे देखो, और मैं चाह रहा हूं कि मैं आंसर बिल्कुल ना बताऊं, आप ये आंसर बताना। और दूसरी बात आपसे ये बता दूं कि इतना मतलब न तो कोई मुश्किल है और नहीं कोई मुश्किल सवाल आते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखना कि शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, आराम से बता सकते हो। अभी आप देखना, देखो पहला एग्जाम्पल आपके पास में क्या है। पहला एग्जाम्पल क्या है? मैनी ए स्टूडेंट was या were present in the seminar। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आपके पास में क्या है? ये सेकंड ग्रेड में हूबहू पूछा गया था। मैनी ए फ्लावर का मतलब होता है फूल, पुष्प जिसको आप बोलते। अंग्रेजी में फूल अलग होता है, हिंदी में फूल अलग होता है। अंग्रेजी में फूल का मतलब मूर्ख है, और हिंदी में फूल का मतलब क्या होता है? पुष्प होता है। लेकिन दोनों को बोलने में बड़ा फर्क होता है। हिंदी वाला जब फे बोला जाता है तो इसको आप ओस्ट बोलते हो, आपने पढ़ा होगा हिंदी में। हिंदी के अंदर जो फे एक अक्षर है, इसको अपन ओस्ट बोलते हैं। जब भी आप हिंदी का फे बोलोगे तो आपके दोनों होंठ आपस में टच हो गए, जैसे फूल। लेकिन अंग्रेजी के अंदर ये ओस्ट नहीं है। अंग्रेजी के अंदर फे को बोला जाता है तो दोनों होंठ आपस में टच नहीं होते, याद रखना। अगर आप ऐसे टच करोगे तो फिर हिंदी वाला फूल हो जाएगा वो। अंग्रेजी के अंदर जब भी फे की ध्वनि लगती है, इसको बोलते हैं लेबियोडेंटल। ऊपर वाली पूरी जो दांतों की जो रिज है ना, ये नीचे वाले होठ को टच करती है, फे न कि फे। और हमारे लिए दोनों ही समान है। जैसे हमारे लिए श और स समान है, हम दोनों एक ही बोलते हैं। हम तो तीनों स को एक ही स बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्या होता है? अंतर होता है। तो अब आप देखेंगे मैनी अ फ्लावर, और उसके बाद में देखो इज या आर बोर्न टू ब्लस अनसीन। यस, दूसरा सेंटेंस। अब मतलब आप लिखते भी जाना और एक बार इमेजिन करना कि या सोचना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तीसरा आपके पास में क्या? अब देखो आंसर क्या होगा। जैसे यहां पर कई लोग आंसर बता भी रहे हैं, पर आप आंसर बताना इन 5 सेंटेंसेस के अंदर सही आंसर क्या होगा। सो न केवल हमें लिखना बल्कि आंसर बताना। और मैं ये चाह रहा हूं कि जो 5 सेंटेंसेस है वो आपके सही आंसर होने चाहिए, आसानी से हो जाएंगे। बस आपका ध्यान सब्जेक्ट और वर्ब पे होना चाहिए। दैट्स
और एक और एग्जांपल लिख दूं, 6 नंबर यहां पे लिख देता हूं। अब बताओ आंसर क्या। तो हम देखेंगे, लेकिन बस आप थोड़ा सा, आप जब लिख लो तब मुझे बताना, फिर अपन आंसर पे बात करेंगे। 6 सेंटेंसेस है, इसमें से ये तो बहुत बार पूछा गया है, बाकी भी कॉन्सेप्ट तो यही है, सेम पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने लिखे तो पहले सेंटेंस पे अपन बात करते हैं। देखो, मेनी स्टूडेंट वॉज एवर प्रेजेंट इन द सेमिनार, आंसर क्या होगा? यस सब, हाँ वर बताया आप में से किसी ने? देखो एक बार, मेनी, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ये नाउन सिंगुलर है स्टूडेंट, वर्ब भी सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा? यस वॉज होगा। पहला सेंटेंस सही है। अगर ऐसा सेंटेंस आ गया, बस एक छोटा सा टिक लगाना, 2 नंबर मिल गए। ऐसे ही आएंगे, ऐसे आएंगे जब मैं आपको जैसे पिछला पेपर है उसके क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, और उसके क्यों मेरे नाम से डाल देना, मैंने सोल्व करवा रखा है यूट्यूब पे। जो पिछली बार जितनी भी पारियों में पेपर हुआ है उसका हमने लाइव एनालिसिस करवाया है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि, मतलब आप खुद देख लेना, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा। तभी तो मैंने कहा कि विगत एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि हमें आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आंसर है वो हो जाएगा। दूसरा आपके पास में क्या है? मेनी ए फ्लावर इज या आर बोर्न टू ब्लश अनसीन, क्या होगा? देखो, मेनी ए, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब ये जो फ्लावर यानी फूल है, एक वचन है, और वर्ब भी आपके पास में क्या आएगा? एस आएगा, क्योंकि मेनी ए के बाद में आने वाली वर्ब और नाउन दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होंगे। आगे देखो, एवरी डे सीम फ्यूटाइल नाउ, क्या आंसर होगा? अब देखो, एवरी है ना, इसके बाद में आने वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर है, डेज नहीं है बल्कि डे है, और आपको पता है कि इसके बाद में आने वाला नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर होती है। ये जो वर्ब दिया आपको, तो जो ब्रैकेट में दी गई होती है ना, वो हमेशा प्लूरल होती है, क्योंकि ब्रैकेट में हमें ना बेस फॉर्म दी जाती है, और वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। उसमें एस ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये क्या होगा? आंसर बताओ। सिम्स होगा, ये आंसर होगा। अगर आपने सिम्स किया तो सही आंसर है आपका। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ईच डे गिव यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी, हर दिन आपको एक नया मौका देता है। तो ईच के बाद में आने वाला नाउन भी सिंगुलर है, और वर्ब भी कैसी होगी? तो जो मूल रूप है वर्ब का वो तो हमेशा प्लूरल रहता है, उसके अंदर एस अथवा एस जोड़ के सिंगुलर बनाया जाता है। तो गिव होगा या गिव्स होगा? जिन्होंने गिव्स किया वो बिल्कुल सही आंसर है। ये वाला बताओ, नाइदर रिपोर्ट कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन, कंटेन का मतलब है रखना, शामिल करना, समाहित करना, यानी किसी भी रिपोर्ट में कोई अच्छी या मतलब जो काम की सूचना नहीं है। तो मुझे बताओ, कंटेन होगा या कंटेंस होगा? कंटेंस होगा,
क्योंकि नाइदर के बाद में आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब उसमें एस ई एस जुड़ता है। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंटेंस हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन, मेनी पीपल बी किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और बी का मतलब इज एम आर वोज वर होता है। आंसर क्या होगा, तो यहां पर देखो मेनी ए है या केवल ही मेनी है, और मेनी ए में अंतर क्या है कि मेनी ए के बाद में तो दोनों सिंगुलर है, लेकिन मेनी केवल अकेला आ जाए तो दोनों ही प्लूरल होते। और आप सोचो यहां पे लिखा हुआ पीपल, पीपल का मतलब है लोग, तो ज्यादा है तो प्लूरल तो है ही ना, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो इसका मतलब या तो आर होगा या वर होगा, क्योंकि आर और वर ही प्लूरल है बी में तो। लेकिन यहां पे वर ही क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, जो घटना अभी की या पास्ट की है। 1939 स्टार्ट हुआ, 1945 खत्म हुआ, और बहुत सारे लोग मारे गए। एक अंदाजन है कि 6 करोड़ लोगों की क्या गई थी, जान गई थी। उसके बाद में यूएन अपने अस्तित्व में आया, और यूएन के ऑर्गेनाइज होने के बाद में अच्छी हालात ये बने कि आज तक कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। तो ये अच्छा संकेत है वैसे तो, लेकिन हाँ ये बात है 1939 की पास्ट के, इसलिए आर नहीं आ सकता, बल्कि आंसर क्या होगा, वर होगा। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा बताओ, वर होगा। ऐसे ही सवाल आते हैं, तो आपको बस छोटी सी जानकारी ध्यान रखनी है और उसके बाद में आंसर बता देना, और ये बेसिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ यानी हर दिन आप कैसा नजर आता है, बिल्कुल व्यर्थ नजर आता है आजकल। तो हम समझ गए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, और अब इसके बाद में अपन एक अन्य रूल कर रहे हैं, यानी दूसरा नियम कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, और उस नियम पे अपन करेंगे बात। तो ज्यादा मतलब लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, चीजों को अगर आप समझोगे तो नंबर आपको जरूर इससे मिल जाएगा। देखो अगला जो नियम है आपके लिए, वो नियम है इसी से मिलता जुलता नियम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके पास में देखो एक तो क्या है जो कि हमने अभी पढ़ा है, एक आपके पास में क्या बताओ जो कि हमने अभी पढ़ा है, और एक आपके पास में क्या है जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो अब वाला रूल है वो जो पहले हमने 5 शब्द पढ़े उनमें से 2 पे लागू नहीं होता, बाकी 3 के ऊपर लागू। एक तो मेनी ए के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, और एक एवरी पे लागू नहीं हो रहा है। ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये बोल रहा है इन तीनों के बाद में, इन तीनों के बाद में वो ईच भी हो सकता है, वो आइदर भी हो सकता है, और वो नाइदर भी हो सकता है। अब सुनो देखो ध्यान, इस इनके बाद में यदि किसका प्रयोग हो जाए बताओ, ऑफ का। अब वो ध्यान से समझना क्या है, जो नियम हमने पहले पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग है। अभी जो पढ़ा था उसमें तुरंत नाउन आ रहा था, अब क्या है यदि इन तीनों शब्दों के बाद में क्या आ जाए बताओ, ऑफ आ जाए, तो मुझे बताओ नाउन कैसा आएगा। ऑफ के बाद में ज्यादातर केसेस में नाउन कैसा आता है, कैसा आता है, प्लूरल आता है, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि ऑफ का मतलब होता है में से, जब कुछ ज्यादा संख्या होगी तभी उनमें से कुछ निकालेंगे। तो याद रखना कि यहां पर आपके पास में क्या है, देखो ऑफ है, हो गया ना ऑफ। इस ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा बताओ। लेकिन अब यहां पर वो नियम आ जाता जो पहला नियम पढ़ा था, अगर 2 चीजें ऑफ से जुड़ जाए तो वर्ब किसके अनुसार लगती है, ऑफ से पहले वाले के अनुसार लगती है। पहले क्या है, ईच आइदर नाइदर, जो कि एक वचन है, इसलिए अब जो वर्ब आएगी ना वर्ब, वो वर्ब कैसी होगी बताओ, सिंगुलर होगी। ये नियम क्या समझे आप लोग, इससे समझ गए क्या बताओ। अगर ईच आइदर नाइदर के बाद में क्या जाए, ऑफ आ जाए, अगर ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद में आने वाला नाउन तो क्या होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब 2 चीजें ऑफ से जुड़ जाए ना तो वर्ब का प्रयोग ऑफ से पहले वाले के अनुसार आता है,
और पहले जो भी लिखा हुआ ये हमेशा सिंगुलर होते, इसलिए आने वाली जो वर्ब वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये कुछ जैसे यहां वाले लोग भी ऑनलाइन देखते हैं क्या? नो, तभी ये तब कैसे नहीं, मतलब जो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एक्सेस भी मिलती है क्या? हाँ, तभी ये बोल रहे कि आज हम घर चले गए, हम घर से देख रहे, मतलब ये लोग। तो मैंने सोचा इधर वाले ही हैं क्या, ये यही क्लास वाले ना? ओके, चलो ठीक है, फिर तो चलो ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एग्जाम्पल बताऊं, आंसर बताना। एग्जाम्पल पहला आपके पास में है, तो एक तो आपको खुशी कि अभी 8 बजे तक क्लास नहीं है, तो यू मस्ट बी हैप्पी ना। अभी मतलब थोड़ी सी देर में आपने इसको क्या करेंगे, फ्री करेंगे। तो एक बार आप लिखना आंसर, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप आंसर बताना। पहला आपके पास में है, ईच ऑफ द students wants to submit his report। बताना आंसर क्या होगा आपको। दूसरा जो एग्जाम्पल आपके पास में है वो है, तीसरा एग्जाम्पल है, म्यूजिक। अब बताओ, बस तीनों के आंसर बता दो, आंसर क्या होंगे। आप लिख रहे हो, ऑनलाइन वाले आंसर बता रहे लगातार, देखो आप तो इंटेलिजेंट है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ईच आइदर नाइदर। ऊपर नियम भी लिखा हुआ है, नीचे 3 एग्जाम्पल है और तीनों मेन वर्ब्स है, इसलिए आप तीनों के आंसर बताओगे कि आंसर क्या होगा। आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ये आपको। चलो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर भी बताइए फिर। तो यहां पर अपने पास में 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों के आपको आंसर बताने हैं। क्या आंसर, पहले का आंसर क्या होगा, शाबाश, वॉन्ट्स, बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने वॉन्ट्स बताया बहुत सही आंसर है, वॉन्ट्स होगा। दूसरे का आंसर क्या, देखो, आइदर ऑफ दिस 2 गर्ल्स नो या नोज, मतलब कुल मिला के एस लग जाएगा, तो KNOWS, नोज। क्योंकि वर्ब में एस ये जुड़ने पर वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। और आगे देखो, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज लाइक या लाइक्स, लाइक्स होगा, वेरी गुड, यस। गिने चुने टॉपिक है, और अगर आपने बस वो टॉपिक्स कर लिए तो यहां से सवाल आपका गलत नहीं होगा कभी भी। तो ये इसके आंसर से इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते। और मजे की बात ये कि एग्जाम में जो 4 ऑप्शन मिलते हैं बहुत दूर दूर मिलते हैं, पास नहीं मिलते। जैसे SSC CGL या बैंक के अंदर काफी करीबी आपको
ऑप्शंस मिलते जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। आरपीएससी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के अंदर ऐसे ऐसे दूर दूर के देती है कि अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा तो आप आराम से कर दोगे, मतलब बहुत कोई मुश्किल वाली बात है। तो ये कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे इस बार भी था, 5 सवालों में 1 सवाल गलत ही दे देता है जिसका कोई आंसर नहीं होता है। तो ये तो आपको सबको पता है कि जानबूझ के भी किया जाता था कि आप रिट लगाओ, आप कुछ चार्ज दो, फिर पैसे उनके पास जमा हो, उसके बाद में एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी उस पर विचार विमर्श करेगी। ऐसे सवाल पे विचार विमर्श करने के लिए कमेटी बैठती है, देखो आप, और उसके बाद में उसका सही जवाब दिया जाएगा। 2012 के अंदर जब आरएस हुआ था, उसके एक सवाल था ज्योग्राफी का। 2012 की जब वैकेंसी थी उसके अंदर एक सवाल आया था ज्योग्राफी का, तो शायद जहां तक मुझे याद है वो सवाल ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए था, मैं बोल रहा हूं ठीक है, क्वेश्चन ही, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश है जो बड़ा है। जहां तक मुझे ठीक तरह से याद हो ऐसा ही सवाल था, ठीक था। तो ऑप्शंस जहां मुझे याद हो, पहला तो था आपके पास में उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया, उत्तर का भारत का उत्तर विशाल मैदान। दूसरा आपके पास में था पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तीसरा था तटीय प्रदेश, और चौथा था ये प्रायद्वीपीय पठार नहीं था, उसमें एक आपको पता है कि कर्नाटक का पठार भी आता है, तो कर्नाटक का पठार। अब इनमें से बताओ आंसर क्या है। राइट ना, उत्तर का विशाल मैदान है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, राइट, एवरीबडी नोज दैट ना। हाँ, अगर वो प्रायद्वीपीय पठार पूरा आता तो फिर वो होता आंसर, लेकिन उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपको दे दिया, कर्नाटक का पठार। वो तो इन्होंने गलती से क्या मान लिया, आंसर मान लिया ये वाला, ये जो पठार का जो हिस्सा है। तो लोगों ने इसके ऊपर रीट लगाई, तो आरपीएससी में उस पर गहन विचार विमर्श किया और फिर आंसर वही माना जो कि पहले दिया। तो लोग हाई कोर्ट में पहुंचे। हाई कोर्ट में जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी और उसने भी उत्तर वही माना जो कि पहले माना गया था। आप इसको सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। फिर ये मसला सुलझा सुप्रीम कोर्ट में जाके, और तब जाके पता चला कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हो, आप खुद सोचो किस तरह का सवाल है। और मैं आपको बता दूं, DSSS के अंदर इसी बार जो लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था, ज्योग्राफी का सवाल था, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन बताता हूं, सुनना और आंसर बताना। ऑप्शन ए था अंग्रेजी, ऑप्शन बी था ग्रीक, ऑप्शन 3 था संस्कृत, और ऑप्शन 4 पता नहीं क्या था, जो भी था। लेकिन आप बताओ आंसर क्या है। इज दैट राइट ना, ग्रीक। आंसर माना संस्कृत, संस्कृत इसका आंसर माना है। दोबारा से रीट लगाई गई, ग्रीक भाषा से इंडस से इंडिया बना, सबको पता है, और तो भी उन्होंने आंसर इसका फाइनल माना कि संस्कृत ये इसका आंसर। अब आप क्या करोगे बताओ। तो ये बातें तो होती है, और ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सब जानते हैं इसको कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति। अरे अंग्रेजी मान लेते एक बार, संस्कृत कहां से मान लिया आपने, और ये माना भी गया है। आप इसी बार DSSS भी 2018-19 की जो वैकेंसी है उसके अंदर देखना, फाइनल आंसर भी यही माना उन्होंने। कैसे माना वो तो वही जाने। और फिर क्या, ये जो सेंटर वाले एग्जाम है ना, ये किसी की मानते नहीं है, ये जो खुद मानते वो इसका आंसर मानते, इनके लिए कोई प्रूफ कोई काम नहीं करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया ना क्या है। अब अपन देखो आगे के नियम पे बात करते हैं, और आगे के नियम पे बात करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा नियम जो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस नियम पे बात करेंगे। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, एक नियम लेकिन इसके 3 उप नियम है छोटे छोटे इसी से जुड़े हुए। तो देखो एक बार मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अब सुनना यहाँ पे ना। देखो यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं और वो आपके पास में नाउन, ठीक है। तो अपन इसको बॉक्स में बंद नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक बार ये लिख देते हैं नाउन, फिर दूसरी कंडीशन में भी मैं लिख देता हूं नाउन, और फिर तीसरी कंडीशन में भी आपके पास में क्या है, नाउन। अब थोड़ा सा आराम से समझना, एक बार क्या है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, इवन ग्रेड फेस्ट में भी पूछा गया है। आगे आपके पास में क्या है,
ये आपके पास में नाउन, और यहां पर भी आपके पास में नाउन है, और यहां पर भी आपके पास में क्या है, नाउन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नाउन मतलब कितनी स्थितियां हो सकती है, तो या तो नाउन सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, तीसरा कोई प्रकार नहीं होता, ये है ना। अब सुनो, अपन मान लेते कि या तो नाउन आने वाला सिंगुलर है, या फिर आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है, या मान लो कि आने वाला नाउन कैसा, अनकाउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। पर मैंने वैसे भी जानबूझ के लिख दिया, बाकी आप समझ सकते हो कि अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा क्या होगा, और वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे कि ये शब्द क्या है, वोटर, अनकाउंटेबल है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, कभी प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे आप पानी को ऐसा नहीं कह सकते कि पानियों, पानिया, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आपने गाना तो सुना है ऐसा, वो आपने सुना ना कि मैं संग तेरे पानियों सा, पानियों सा। तो वहां कैसे हो गया, वहां कैसे हो गया बताओ। तो वहां ऐसे हो गया कि जब भी कोई कवि या कोई सिंगर या कोई राइटर किसी कविता को या किसी संगीत को की रचना करता ना, तो वहां व्याकरण की शुद्धि अशुद्धि नहीं देखी जाती। अगर आप ये गाना सुनते ही आप ये तर्क करोगे कि पानी का पानी कैसे कर दिया, तो कैसे आप म्यूजिक का आनंद लोगे बताओ। तो वहां पे सब कुछ संभव है। जैसे कमला देवी एक पोइटस हुई है भारत के अंदर, उन्होंने कर्ड यानी दही, उसको कर्ड्स कहा है, दही का दहियों बना दिया उसने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि कवि के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो ग्रामर के रूल्स को वॉयलेट करके, उल्लंघन करके कुछ भी, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रीडर को इंजॉय देना, इंजॉयमेंट देना, नहीं कि उसको ग्रामर के अंदर उलझाना। तो याद रखना, वो गाने में पानियों हो सकता, बाकी वैसे पानियों नहीं हो सकता, याद रखना। तो अगर आपके पास में इस प्रकार के कोई भी, जैसे मान लो यहां पर भी सिंगुलर है, यहां पर आपके पास में प्लूरल है, और यहां पे क्या, अनकाउंटेबल, किसी भी प्रकार के नाउन अगर किससे जुड़ जाए बताओ, एंड से जुड़ जाए। याद रखना हमेशा, चाहे सिंगुलर सिंगुलर जुड़ जाए, चाहे प्लूरल प्लूरल जुड़ जाए, चाहे अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल जुड़ जाए, किससे भी जुड़ जाए, अगर वो किससे जुड़ जाए, एंड से जुड़ जाए, तो याद रखना आने वाली वर्ब है, वो वर्ब हमेशा कैसी होगी बताओ, प्लूरल होगी। ये नियम है बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझे क्या? समझे या नहीं समझे, एक बार बताओ। नहीं समझे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। एसएससी में एक सवाल पूछा गया, और वो सवाल आपसे क्या पूछा गया, ऑयल एंड वाटर, और यहां पर था डू या डज नोट मिक्स टुगेदर। ये सवाल एसएससी में पूछा गया। अब मुझे बताओ कि ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है या नहीं है, तो सिंगुलर है। और वाटर क्या बताओ, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर है। लेकिन किससे जुड़ गया, तो अब दोनों अनकाउंटेबल चीज है, लेकिन हो कितनी गई, दो हो गई ना। अब ये क्या मानी जाएगी, प्लूरल मानी जाएगी। इसलिए आने वाली वर्ब है, वो वर्ब भी कैसी होगी बताओ। तो बताओ, डू होगा या डज होगा, डू होगा या डज होगा। अगर आप डज बता रहे हो, इसका मतलब आप ये नहीं क्लियर कर पा रहे हो कि इसमें प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है। डू तो प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है। क्यों? वर्ब में एस एस जुड़ने पर वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, डू होगा। सही आंसर क्या होगा, डू होगा। मतलब कहने का यह है कि एंड के माध्यम से कैसे भी दो प्रकार के नाउन जुड़ जाए ना, कैसे भी हो सकते हो, तो फिर आने वाली वर्ब है, वो वर्ब कैसी होगी, कैसी होगी बताओ। अब सुनना एक बार ध्यान से, एक और एग्जांपल देता हूं जो आपको बताना सही है गलत है, ठीक है। देखो, एक मिनट आप लिखना मत, एक बार इसका आंसर बता दो। एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट का मतलब होता है एक तरह की उत्तेजना, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, उत्तेजना। कैसा नाउन है ये आप खुद बताओगे मेरे को, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा आप। एंड नर्वसनेस, नर्वसनेस का मतलब क्या है? इंसान घबरा सा जाता है, नर्वस हो जाता है, बेचैन फील करता है, बेचैनी, वो नर्वसनेस है। तो एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस। अब यहां पर आ गया वोज या वर द मेजर कॉजेज ऑफ हर शेकिंग। अब बताओ आंसर क्या? मुझे सबसे पहले ये बताओ, एक्साइटमेंट का मतलब है उत्तेजना, ये कैसा नाउन है बताओ? अनकाउंटेबल, वेरी गुड। लेकिन भाववाचक संज्ञा है या नहीं है? क्योंकि ये भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। और जितनी भी भाववाचक संज्ञा है, जिसको अंग्रेजी में आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हो, वो अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल इसका मतलब सिंगुलर है। इसी तरह से नर्वसनेस, ये कौन सा नाउन है? ये भी भाववाचक संज्ञा है, और अगर ये भाववाचक संज्ञा तो अनकाउंटेबल, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। तो दोनों चीजें सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, लेकिन किससे जुड़ गई? एंड से। तो अनकाउंटेबल या भाववाचक होने के बावजूद भी एंड से जुड़ गई। अब क्या होगा यहां पे बताओ? वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा बताओ? वर्ब। ये नियम आपको थोड़ा सा याद रखना है कि दो किसी भी प्रकार के नाउन अगर एंड से जुड़ जाए तो आने वाली वर्ब कैसी होगी बताओ? प्लूरल होगी, याद रख। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है, यहां से सवाल पूछा भी गया है। और अभी एक आधा ऐसा एग्जाम्पल डालूंगा जहां पे आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार ये आप लिखे पे कुछ एग्जाम्पल और बताता हूं। आंसर आप ही को, मतलब आप ही बताते जाना, मैं केवल एग्जाम्पल डालूंगा ताकि आप थोड़ा सा मेंटली एक्टिव रहो और बता पाओ कि इसका सही आंसर क्या हो। बाकी तो उतने मुश्किल भी नहीं है, अगर आप समझ के करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो ये वाला चीज आपको क्लियर हो गई। एंड से जुड़ जाए तो फिर बताओ वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। आने वाला जो नाउन है वो कैसा भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, लेकिन वर्ब आपके पास में कैसी होगी? प्लूरल। ये छोटा सा नियम है, लेकिन इससे मिलते जुलते या इसी के उपभाग मान लो, अन्य नियम मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन 2-3 नियम और है
जो इससे जुड़े हुए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिए तो अपन थोड़ी सी आगे बात करें। बताओ नोट कर लिए क्या? चलो आगे। ओके, यहां बताए। अच्छा सेकंड, देखिए एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, एक तो उत्तेजना और जो नर्वसनेस है, बेचैनी है, वर द मेजर कॉजेज, वो मुख्य कारण थे ऑफ हर शेकिंग, वो जैसे हिल रही थी। शेकिंग का मतलब है हिलना, इस तरह से शेक होना। जैसे मान लो वो थरथरा रही थी, उसके पीछे कारण क्या था? एक तो एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस, यानी दोनों कारण थे इसके पीछे। तो यहां तक ठीक है? आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब अपन चलते आगे। अब वो ध्यान से समझना। अब सुनो, देखो अपने पास में क्या है। अब मैं ना एक दो एग्जाम्पल डालता हूं, एक एग्जाम्पल डालता हूं। मजे की बात यह है कि इस एग्जाम्पल का आंसर आरपीएससी ने अलग अलग टाइम अलग अलग माना है और एसएससी ने भी अलग अलग एग्जाम में इसका आंसर अलग अलग माना है। एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है, तो हम क्या करें फिर? अगर मान लो बोर्ड ऐसा मान रहा है तो हम क्या आंसर माने? तो मैं आपको ये बताता हूं कि अपन वो आंसर मानेंगे जो ऑक्सफोर्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जब भी हम किसी सवाल के ऊपर विरोध प्रकट करना चाहिए तो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए, और मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड से बेहतर कोई सोर्स नहीं हो सकता। अगर मान लो ऐसा सवाल भी आए और हम वहाँ पे कुछ प्रमाण देना चाहिए और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की आप फोटो लगाते हो तो उसको मान्य किया जाएगा, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है? ऑक्सफोर्ड ही तो है। तो सुनो एक बार ध्यान से, एक सवाल आपके पास में बार बार पूछा जाता है, और ये मतलब ऐसा है कि रट लिया लोगों ने, क्योंकि यही सवाल पूछा जाता है। 2 and 2, और इधर आपके पास में आ गया मेक 4। सुना होगा कभी आपने, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 मेक 4 होगा, या 2 and 2 मेक्स 4 होगा, या 2 and दोनों हो सकते हैं, या हम कुछ नहीं कह सकते। बताओ आंसर क्या होगा आपका? आंसर बताएंगे? अच्छा, कितने लोग हैं? देखो इन्होंने भी आंसर मेक्स बताया है, पर इनके ऊपर आप ना जाइए, आप अपने विवेक से बताइए कि आंसर क्या होगा। कितने लोग हैं जो मान रहे हैं कि इसका आंसर मेक होगा? 1 2 3, अच्छा 4। आप भी, जो ये वो लोग हैं जो बता रहे इसका आंसर मेक होगा, और कितने लोग हैं जो बता रहे कि इसका आंसर मेक्स होगा? मेक्स। तो लगभग तादाद उतनी है जितनी पहले थी। और कितने लोग मानते हैं कि इसके आंसर दोनों होंगे, मेक्स भी होगा और मेक भी होगा? हाँ, अच्छा दोनों माने हैं, ठीक है। तो फिर आप बताएंगे कि कितने लोग हैं जो ये, तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? फिर आपने हाथ क्यों नहीं उठाया दोनों वाले में? तो सुनो देखो ध्यान से, एक्चुअली क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। इसके आंसर है मेक भी और मेक्स भी। इसका आंसर क्या है? मेक भी और मेक्स भी। हमें क्या करना, अब मैं बताता हूं। अब आपके सामने अगर ये सवाल आ जाए तो आपको डिसाइड करना ऑप्शंस के अनुसार। सुनो देखो, अगर आपके पास में ऐसे ऑप्शन आ जाए, जैसे ऑप्शन 1 में तो इन्होंने क्या दे दिया? मेक। ऑप्शन बी में इन्होंने क्या दे दिया? मेक्स। ऑप्शन सी में इन्होंने क्या दे दिया? बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी में इन्होंने दे दिया नन ऑफ दीज। अगर ऐसा सवाल आ जाए या ऑप्शंस ऐसे आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? पहली स्थिति याद रखना, भूल मत जाना, राइट। लेकिन अगर इसका आंसर ऐसा दे दिया, ऑप्शंस ऐसे दे दिए, देखो 2 ऑप्शंस, अगर इन्होंने आंसर ए में दे दिया मेक, ऑप्शन बी में दे दिया इन्होंने मेक्स, ऑप्शन सी में इन्होंने दे दिया मेड, और ऑप्शन डी में इन्होंने दे दिया मेकिंग। अब मुझे बताओ ऐसी स्थिति में क्या करोगे? जबकि इन्होंने कुछ नहीं दिया अभी, ए बी वाली। ऐसी स्थिति में आंसर इसका क्या होगा बताओ? मेक होगा। मेरे हिसाब से दोनों स्थितियां क्लियर हो गई। इसके पीछे कारण भी होता है,
लेकिन आप याद रखना कि ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा। तो देखो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, अगर ऐसे ऑप्शन दे दिए ना तो आंसर मेक और मेक्स होगा। मेक्स क्यों करते मैं बता देता हूं, इसको आप मैथमेटिक्स का फैक्ट मानते हो। और मेक क्यों करते हो, क्योंकि टू अलग है और टू अलग है। लैंग्वेज की दृष्टि से देखो तो आंसर मेक है, और मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखो तो आंसर मैक्स है। लेकिन अगर यही सवाल ऐसा आ जाए, अगर यही सवाल कैसा आ जाए, ऐसा देखो, मतलब ये पहला सवाल आपके पास में और दूसरा सवाल आपके पास में आ जाएगा, देखो 2 + 2, और अब आपके पास में आ गया मेक 4। अब आंसर क्या करोगे, अब आंसर क्या करोगे, शाबाश मेक्स होगा अब आंसर। क्यों, प्लस आ गया ना, प्लस का मतलब है मैथमेटिक्स वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ। तो हो सकता है कि आरपीएससी ने अब तक तो एंड दिया है, इस बार मेक ये प्लस दे दे, या कभी भी किसी भी एग्जाम में। तो आपको याद रखना, ये दोनों चीजें आपको याद रखना। सवाल जैसा भी आए आपको ऑप्शंस देखने और ऑप्शंस के अनुसार आपको आंसर बताने। तो ये वाला नोट करो आप। हाँ मतलब 2 एग्जाम्पल ये नोट कर लो आप। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन और भी जो महत्वपूर्ण चीजें उस पर बात करेंगे, लेकिन एक बार आप ये देखेंगे। तो आज छुट्टी कैसे हो गई ज्योग्राफी की आपकी? कैंप, अच्छा तो कल तो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा चल, या एक दिन का रेस्ट दे दिया आप लोगों को। तो 3 महीने में तो मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका कोर्स, है ना? ज्योग्राफी का 3 महीने में तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा। क्योंकि भाई 5 घंटे की तो क्लास चल रही है ना आपकी, और 5 घंटे नहीं 4 घंटे की तो चल ही रही होगी ना। हाँ भाई 4 घंटे मान लो, 3 महीने में हो जाएगा फिर तब। नहीं 5 घंटे चल रही है, लेकिन ब्रेक ब्रेक निकाल दो तो 4 घंटे चल रही होगी नॉन स्टॉप, अगर आप देखो। हाँ तो 3 महीने तो पर्याप्त होते हुए 90 दिन होते हैं, आपको ही पता है। मोटा मोटा कितने हो गए, 360 घंटे हो जाएंगे। इतनी कोई लंबी थोड़ी सी, अरे आईएएस थोड़ी कर रहे हो ग्रेड फेस्ट तो एग्जाम है ना, तो हो जाएगा। आईएएस की थोड़ी कर रहे हो, हाँ तो हो जाएगा इतने में, 3 महीने तो काफी होता। तो ये वाला आपके पास में, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं 2 सेंटेंस डाल रहा हूं, इन सेंटेंस को मुझे बताना कि फर्क क्या है। अभी कुछ नहीं लिखना, ठीक है? मैं लैंग्वेज लिखवा के फिर लिखाऊंगा। पहले आपको 2 सेंटेंसेस डाल रहा हूं, आप केवल फर्क बताना। आपकी देखो ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपकी कोई समस्या नहीं है। ये समस्या मैं बता दूं किस चीज की है, ये समस्या है बेसिक्स की। देखो आप खुद में, आप ये हमेशा मान के चलना कि जिस बच्चे की शुरुआती क्लासेस अगर अच्छी रही है, यानी जिसको आप एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हो, प्राइमरी एजुकेशन अलग होती है, एलिमेंट्री अलग होती है। तो जिस बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छी रही है ना,
एलिमेंट्री वैसे 8 ही तक, लेकिन अपन 10वीं तक मोटा मोटा मान दी। जिसने 10वीं तक बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली ना, या कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ लिया, तो वो बिना कोचिंग के आपको मिल जाएगा कि एग्जाम को क्लियर करता हुआ। लेकिन हम जैसे लोग हैं ना, जो शुरू में सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े, जहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं होती है या टीचर्स भी नहीं होते, कई बार तो ऐसा होता है, तो अपना जो ये आईक्यू होता है ना, आईक्यू ये शुरू से इतना कमजोर हो जाता है कि इनके अंदर अब प्रॉब्लम आ रही है। यही एक वजह है। तो मतलब जो बच्चों की, आप देखना कि जो स्टूडेंट 10वीं तक, अगर मान लो एक बच्चा निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ रहा है, 10वीं तक पढ़ रहा है, आप उससे बात करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि उसका आईक्यू कितना स्ट्रांग है। और एक तरफ आप एक से बच्चे से बात करना जो ग्रामीण परिवेश में एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसका आईक्यू आपको पता चल जाएगा। तो हाँ, गांव में प्राइवेट का भी यही हाल है, इन्होंने सही कहा भाई, गांवों में प्राइवेट का भी यही हाल है और सरकारी का भी यही हाल है। तो मैं आपसे कुल मिला के कहना चाह रहा हूं, अगर हमारी समस्या आ रही है ना अभी, तो ये है कि हमारी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत कमजोर है। और मैं आपको बता दूं, हम ये सब कहते हैं कि आईएएस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ये सच भी है कि मुश्किल है। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर जिस बच्चे का आईक्यू स्ट्रांग है ना, वो बहुत कम पढ़ाई में भी यूपीएससी के पेपर को क्लियर करता है। और जो 18-18 घंटे तो खैर नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन 12-12 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता 5-5 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ आईक्यू। क्योंकि सारे क्वेश्चन वहां पे आते एनालिटिकल, सोचने वाले क्वेश्चन। अपने यहाँ तो ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चन आते नहीं बस। तो अगर हम यहाँ ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारी जो फाउंडेशन है वो थोड़ा कमजोर है। इसलिए आप देखो, मैं जब भी ये बात करता हूं तो मैं न तो कोई ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा हूं आपके सामने, और नहीं कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग, क्योंकि मुझे पता है कि इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे। तो जितना बेसिक्स हो सकता है ना, हम उस बेसिक से काम करें, और यही चीज आपको एग्जाम के अंदर काम देगी, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मुझे अंतर बताना, अंतर क्या है। ये बहुत बार आए हुए, मैं जितने भी रूल करवा रहा हूं ना, हर रूल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो देखो आपके पास में क्या है। पहला सवाल आपके पास में क्या, लिखना मत है ना, मैं रूल लिखवाऊंगा, पहले लिखना मत। द पोइट एंड द फिलोसोफर, द पोइट एंड द फिलोसोफर डिड राइट। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास में है, द पोइट एंड अब मुझे बता दो आंसर क्या, मतलब आंसर क्या बताओगे, बता दो फर्क क्या दोनों में, फर्क क्या बताओ। देखो सुन लो, एंड से जुड़े हुए हैं दोनों, एंड से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या। लिखना मत, मैंने कहा लैंग्वेज लिखाऊंगा फिर लिखना, एक बार आंसर मतलब बता दो फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है। बस एकमात्र फर्क नजर आ रहा आपको, ऊपर वाले में 1 और 2 जगह आर्टिकल है, और नीचे वाले में केवल 1 ही जगह आर्टिकल है। अब आपने शुरू में जरूर पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा तो आर्टिकल हमारे पास में यही गिन चुन के 3 आर्टिकल होते हैं। एक तो आर्टिकल ए होता है, एक एन होता है, एक आपके पास में कौन सा होता है, दे होता है। इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं है ना, यही होते, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं जो हम आर्टिकल में आगे जाके पढ़ेंगे। आर्टिकल का प्रयोग याद रखना हमेशा किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में एक आर्टिकल है, इसका मतलब उस सेंटेंस में एक नाउन है। अगर किसी सेंटेंस में 2 आर्टिकल है, इसका मतलब है उस सेंटेंस में कितने नाउन है, 2 नाउन है। अब मुझे बताओ एक बार, इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको कितने आर्टिकल नजर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। आपको यह पता है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। अगर इसके अंदर 2 आर्टिकल आ रहे, इसका मतलब कितने लोग हैं इसके अंदर, 2 लोग हैं, 2 नाउन है। एक तो कौन है बताओ, कवि है जिसको अपन पोइट बोल रहे हैं, और एक आपके पास में फिलोसोफर है जिसको अपन दार्शनिक बोलते हैं। इस सेंटेंस में कितने लोग हैं बताओ, 2 ही लोग हैं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस के अंदर कितने आर्टिकल है, इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर आदमी 2 नहीं है, बल्कि आदमी 1 ही है। कैसा हो सकता है इसे, ऐसा इस वजह से हो सकता है, एक ही आदमी है जो कवि होने के साथ साथ क्या बताओ, दार्शनिक भी है। और आपने कैसे कह दिया ऐसा, आपने इस वजह से कह दिया क्योंकि सेंटेंस में आर्टिकल कितने बताओ, 1। अगर ये कोई अलग नाउन होता तो फिर आर्टिकल भी लेता,
क्योंकि जब नाउन आएगा तो अपने साथ क्या लेगा बताओ, आर्टिकल। जब ये दोनों मिला के एक ही नाउन है, एक ही व्यक्ति है, तो इन्होंने कितने आर्टिकल से काम चला लिया, एक ही आर्टिकल से। तो आप सोच के बताओ, ऐसा सवाल भी काफी बार पूछा जाता है। अब इसका नियम क्या बनता है ये आप देखो। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों नाउन में दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो ऐसा नाउन क्या माना जाएगा, प्लूरल, और आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। लेकिन यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों में से केवल एक के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो वो दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे और ऐसा नाउन एक वचन माना जाएगा, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, एक वचन होगी। तो पहले वाले सेंटेंस में दो लोग हैं, जिसमें एक तो क्या है, कवि है, और दूसरा व्यक्ति है वो क्या है, दार्शनिक है, और दोनों क्या है, मृत है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे बी वर्ब है, बी वर्ब में से अगर मैं इज एम आर की बात करूं तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होगा, आर होगा। वर्ब भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मृत है या मृत थे, दोनों सही है। दूसरा सेंटेंस देखो, द पोइट एंड फिलोसोफर, इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे। अभी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि पहले मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा, बाद में लिखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एसएससी में एक सवाल पूछा गया, एसएससी में एक सवाल पूछा गया, वो सवाल ये था, देखो वो सवाल ये था, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज या आर ग्रेजिंग आउटसाइड। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज या आर ग्रेजिंग आउटसाइड, आंसर क्या होगा, इज होगा। क्यों, आर्टिकल कितना, एक। इसका मतलब है ये जो गाय है ना, एक ही है, जो काली भी है और सफेद भी। और अगर ये ऐसा हो जाता, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, इसका मतलब एक तो काली है और एक सफेद है। तो आप ये जरूर याद रखना, ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इज हो जाएगा। ऐसा और एग्जाम्पल पूछा गया। तो ये न केवल देखो, अब मैं रूल लिखूंगा तब क्लियर कर दूंगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे 3, और चौथा एग्जाम्पल आप देखो, माई अंकल एंड माई यहां पे लव या लव्स मी ए लॉट। अब बताओ आंसर क्या। और दूसरा है माई अंकल एंड अब बताओ आंसर। देखो ऊपर वाले में क्या, माई अंकल एंड माई गार्डियन। अच्छा, ये शब्द आपने सुना होगा, आप बोलते हो ना गार्जन गार्जन, हाँ, तो वो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, उसको गार्जन नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है गार्डियन। देखो गार्ड होता ना, गार्ड रक्षक, उसी से बना है गार्डियन। तो गार्जन कुछ नहीं होता है, हम शुरुआत से बोलते कि हमारे गार्जन है गार्जन है, लेकिन गार्जन जैसा शब्द नहीं होता है, वो सही शब्द होता है गार्डियन, उसी को अपन गार्जन बोलते हैं। तो देखो माई अंकल एंड माई गार्डियन, तो यहां पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। क्यों, मेरे अंकल और मेरे गार्डियन। लेकिन यहां पर देखो मेरे अंकल और गार्डियन, इसका मतलब जो अंकल है वही आपके पास में क्या बताओ, गार्डियन। तो पहले वाले में वर्ब कैसी आएगी बोलो, पहले वाले में कैसी आएगी वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल आएगी। तो प्लूरल तो ये है। और सेकंड वाले में कैसी आएगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर ये है। ऐसा एग्जाम्पल भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। मैं नियम अभी करवाऊंगा आपको, मैं नियम अभी आपको करवाऊंगा।
इसलिए सुनना देखो ध्यान से। अब मैं आपको लिखवाऊंगा पहले नियम, फिर एग्जाम्पल लिखना। तो हम अभी इसमें हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ चल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो डिडक्टिव में क्या होता है, पहले रूल फिर एग्जाम्पल। निगमन में क्या होता है, पहले रूल होता है फिर एग्जाम्पल। आगमन में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल फिर रूल। तो अभी हम इसको आगमन से पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल उसके बाद में रूल करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना एक बार क्या है, 1 मिनट सुनना, देखो 1 मिनट इस तरफ ध्यान देना। ये जो नाउन है ना, नाउन, इससे पहले या तो कोई आर्टिकल आएगा दे, या फिर क्या आ सकता है, ये जैसे माई वगैरह। आपको पता है ये क्या होता है? अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं सारे के सारे। आई से देखो, एक तो आपके पास में आता है आर्टिकल दे, या फिर आई से बनता है माई, वी से क्या बनेगा आर, यू से क्या बनेगा बताओ योर, ही से क्या बनेगा हिज, सी से क्या बनेगा हर, और दे से क्या बनेगा देर। मतलब नाउन के साथ इनमें से कुछ भी एक आएगा। अगर एक नाउन में केवल इनमें से कोई एक है तो एक माना जाएगा, और दोनों नाउन के साथ ये है, इनमें से कोई भी दोनों जगह है तो क्या माना जाएगा बताओ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको तो अपन आर्टिकल बोलते हैं, लेकिन इनको अपन क्या बोलते हैं ये याद रखना, इनको अपन बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव। तो अगर आप नहीं समझ पाओ तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि बोलते वक्त मैं लिखूंगा। तो इनको अपन बोलते हैं पजेसिव। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? संबंध कारक विशेषण। क्या बोलेंगे? संबंध कारक या संबंध बोधक विशेषण बोलते हैं। पजेशन क्या होता है? संबंध। हम कहते हैं ना बड़ा पजेसिव हो रहा है, पजेसिव जो संबंध बताए, अधिकार बताए, अधिकार जताए, उसको बोलते हैं पजेसिव। उसी से बना पजेसिव। और ये आपके पास में क्या बताओ? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। अब सुनना, देखो मैं आपको अब नियम लिखाऊंगा, फिर एग्जाम्पल लिखना। यस, अब लिखेंगे। तो अब मैं आपको नियम बोलकर लिखवा रहा हूं, अब वो नियम लिखेंगे, फिर ये एग्जाम्पल लिखना। तो आप लिखो। अच्छा, कुछ लोगों ने पहले एग्जाम्पल लिख लिए मेरे हिसाब से, तो हाँ बताइए। हाँ, तो इसमें लव ही आएगा, ये तो मतलब ऑफकोर्स। हाँ, क्योंकि आई प्रेजेंट के अंदर प्लूरल माना जाता है। देखो मैंने शुरुआत में लिखवाया था, आई प्रेजेंट में प्लूरल है और पास्ट में सिंगुलर है। तो आप करते हो या करते थे? अगर आप अभी भी करते हो तो फिर लव ही होगा, तो फिर ये सेंटेंस आपके लिए नहीं है। अगर प्रेजेंट है प्लूरल, पास्ट है तो सिंगुलर, बस इतनी सी बात। यस, तो आप अब लिखेंगे, फिर मैं उसके बाद में आप लिखोगे। यदि दो नाउन, यदि, ओके, आप लिखेंगे यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो। आराम से लिख लो लेकिन सही लिखना। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, तथा 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 दोनों नाउन के साथ, तथा दोनों नाउन के साथ, आप क्या लिखेंगे? यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो तथा दोनों नाउन के साथ, तथा दोनों नाउन के साथ आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल, तथा यदि दोनों नाउन के साथ आर्टिकल अथवा, अथवा वहां पर लिखा हुआ देखो पजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, फिर मैं अभी लिखाऊंगा, अभी इतना लिखो। तथा दोनों नाउन के साथ आर्टिकल अथवा पजेसिव एडजेक्टिव। अब ब्रैकेट बनाना, आर्टिकल अथवा पजेसिव एडजेक्टिव, और ब्रैकेट बना के ये लिखना माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। इसको अपन पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। माई से लिखना, क्योंकि द तो आर्टिकल है, क्योंकि द तो आर्टिकल है। आर्टिकल अथवा पजेसिव एडजेक्टिव, और ब्रैकेट में लिखेंगे माई है, आर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है। पजेसिव एडजेक्टिव, ब्रैकेट बंद किया, ब्रैकेट बंद किया, का प्रयोग हो,
का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, इतना लिख लिया, का प्रयोग हो, तो आने वाली वर्ब, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन लेकिन यदि दोनों में से एक नाउन के साथ, लेकिन यदि दोनों में से एक नाउन के साथ, लेकिन यदि दोनों में से एक नाउन के साथ आर्टिकल अथवा आर्टिकल अथवा आर्टिकल अथवा पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, आर्टिकल अथवा पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एडजेक्टिव ए डी जे, इतना सा लिखना ना, डॉट लगा देना, पूरा क्या लिखोगे, पजेसिव एडजेक्टिव वो वहां पे लिखा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। ये नियम हुआ। अब ये एग्जाम्पल लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या आएगा। अब ये एग्जाम्पल लिख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस में सिंगुलर है, किस में प्लूरल, और उसके कारण क्या है, ये कारण भी आपको पता चल जाएगा। आज शायद, अच्छा आप लोगों ने रीट वाला एग्जाम दिया था क्या? मतलब क्या विषय रहा आपका, एसएसटी या क्या? एसएस रहा है, तो आ गया ना रिजल्ट आपका तो? नहीं हो पाया? ओके। आप में से कोई है जिन्होंने हिंदी से दिया हो? हाँ नहीं आया ना अभी, हिंदी वाले नहीं दिए। साइंस मैथ वाले, आपका भी आ चुका है, क्या रहा? नहीं अरे दुगुने था ना, अभी तो दोगुने मिला यार, है ना? नहीं फाइनल तो अभी नहीं, अभी तो दोगुने बुलाए। आज शायद इंग्लिश वालों का आने वाला है। हाँ आज आने की संभावना 6 बजे, और मैं भी शायद आज या कल तो हो ही जाएगा। तो अपने यहाँ पे भी बच्चे थे, तो पूरी उम्मीद है कि उनका तो होना चाहिए। देखते इस बार। इंग्लिश वाले तो कोई नहीं हो आप में से, ये तो पर इंग्लिश वालों की मेरिट काफी कम जाती है, आपको बता दो। हाँ ग्रेड फेस्ट में तो गई है, मैं रीट वालों की बात कर रहा हूँ, जो L2 वाले होते उनकी। एसएसटी का काफी गई है, एसएस की काफी गई है बिल्कुल। शायद कितनी 206 थी ना? हाँ 206, ये तो काफी है मेरे। तो अगर आपका ग्रेड थर्ड में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप ग्रेड फर्स्ट में बनोगे, आप लेक्चरर बनोगे सीधे। हाँ कौन से वाला? मैं समझ, यहाँ पे कौन से वाला?
अच्छा, ये ग्रेजिंग का मतलब है चरना। गाय है वो बाहर चर रही है, चर। अच्छा, ये बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आ रहा है। हाँ, तो आ जाएगी। हाँ, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, अगर आ रहा तो अच्छी बात। देखो, हम्म, तो अगर ऐसा वाक्य हो, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, तो आप बिल्कुल जो आपको लगे वो बताना। आप ये कैसे कह सकते हो कि सेंटेंस पास्ट में है? जैसे मतलब आपको जो भी लग रहा है आप बता सकते हो, क्यों, मतलब कैसे कह सकते हो कि पास्ट में? नहीं कह सकते ना, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको बता रहा है कि पास्ट में। आप देख लो, नहीं है ना। आप खुद सोचो एक बार। तो जब भी आपके पास में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ये पता ही नहीं चले कि कौन सा टेंस है, तो आपको ये नसीहत दी जाती है कि आप उस वाक्य को प्रेजेंट के अंदर ही रखें। आप बाकी वर्ब भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप प्रेजेंट के अंदर इसका प्रयोग करें। बाकी इसके अंदर और कुछ है नहीं। तो ये वाला नियम अपना हो गया पूरा। देखो, अब हर चीज है ना, हर चीज समझने वाली नहीं होती। इस रूल के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब बिल्कुल रटने वाली है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा वो बातें, और बस आप उनको ना याद करके चल जाना। अभी कुछ मैं लिखवाने वाला हूं, वो एक रटने वाली चीजें हैं। अगर ये, हाँ है, तो चलो 5 मिनट तो रुक जाओ, 4 बजे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम्म, हाँ, तो तभी तो 5 मिनट बता ना, 4 बजे 5 5 मिनट तो ले लो, कोई बात नहीं भाई, आधा घंटा नहीं आपको देने वाला, 5 मिनट। तो 5 मिनट तो सुन लो एक बार। अब देखो, एक कमेंट आया यहाँ पे कि पहली बार इंग्लिश समझ में आ रही है, थैंक यू। अच्छा, नहीं, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है। तो मैं इसलिए, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम से रहा हूँ, और मैंने मतलब एक्चुअली मेरे 11 से तो मैंने वो ले लिया था लिटरेचर, जो मैंने मास्टर्स तक किया था, विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट से रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने खुद से ही पढ़ा, मैंने कोई संस्थान कभी ज्वाइन नहीं किया, न कोई स्पोकन का किया, न कोई ग्रामर का किया। तो इसलिए मुझे पता हो सकता है कि हिंदी माध्यम वालों की प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली जो टीचर पढ़ाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें पता है, तो वो मुझे पता है कि वो चीज़ आपको नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जब मैंने शुरुआत की। तो वो चीज़ें, और एक बार निकल गई ना चीज़, तो फिर निकल ही गई वो ऊपर से। फिर क्या नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है इंसान का कि शायद नहीं आएगी। तो चलो, अच्छी बात है, आप ये मान के चलो कि अगर आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल जो हम पढ़ रहे यही पढ़ लो, यहाँ से आपको सवाल 100% मिल जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, पीछे आए वाले क्वेश्चन आप निकाल लेना, आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। और हर टॉपिक के बाद में मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, वो बस एक्सरसाइज कर लेना, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, अभी आपकी क्लास पूरी हुई, कल अपन करेंगे आगे से। ठीक है, वेलकम।